प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट नंबर 5। अंतिम सेट है आपका अकाउंटेंसी का। इससे पहले चारों सेट आपको करवा दिया है मैंने। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके प्रश्नों को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपके दूसरे जो विषय हैं उनके सेट्स को कंप्लीट किया जाए। तो मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण विश्लेषण के उपकरण से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है वित्तीय विवरण के विश्लेषण के लिए जिन तकनीकों को अपनाया जाता है उन्हें वित्तीय विश्लेषण के उपकरण कहते हैं, जैसे तुलनात्मक विवरण और समान आकार आकार के विवरण। ठीक है, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया हिंदी वर्जन में। और इंग्लिश वर्जन में, द टेक्निक्स आर यूज फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर कॉल्ड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, तो ये टूल्स जो होते हैं ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समान आकार के विवरणों के नाम बताने। तो समान आकार के जो है दो विवरण होते हैं। एक आपका सामान्य आकार का आय विवरण जो है कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट जिसको सामान्य आकार स्थिति विवरण या समान आकार का बैलेंस शीट भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात क्या है। तो किसी संस्था में चल संपत्तियों और चल दायित्वों के पारस्परिक संबंध को चालू अनुपात कहा जाता है। 2:1 का चालू अनुपात जो है आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो चालू अनुपात आदर्श कौन सा माना जाता है ये भी आपको लिख देना है इसमें। तो यहाँ पर जो है हमने इसको इंग्लिश में भी लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्वदत्त व्ययों को तरल संपत्ति क्यों नहीं माना जाता। तो पूर्वदत्त व्यय को तरल संपत्ति नहीं माना जाता क्योंकि तरल संपत्ति को नगद यानी कि रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका भविष्य में केवल लाभ लिया जा सकता है, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिक्विड एसेट्स बिकॉज they cannot be converted into cash. It is only benefits its benefits its only benefits can be taken in future. इसके बाद में नेक्स्ट जो है, किन्हीं दो क्रियाओं की सूची दीजिए जिनसे रोकड़ बह रहा होता है, यानी कि आउटफ्लो बताना है। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है। ये सारी की सारी जो है आपका अचल संपत्तियों खरीद या खरीद पर निवेश और अमूर्त संपत्तियों की खरीद, ये सारे के सारे किस में आते हैं आपके, जिसमें आपके आउटफ्लो होते हैं कैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। छठा जो क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह वितरण तैयार करते समय लाभांश का अनुपात किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी वित्तीय गतिविधियों के अंदर दिखाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण की दो सीमाएं आपको बतानी है। तो एक तो ये तरलता का माप करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि सुटेबल नहीं है, मेजरिंग लिक्विडिटी। और दूसरा जो है ये शुद्ध आय प्रस्तुत करने में विफल होता है, यानी कि फेल्स टू प्रेजेंट नेट इनकम। और भी हैं लेकिन हमें दो पूछा है तो हम दो बता रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आठवां, विभिन्न प्रकार के अनुपात कौन कौन से हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंट्री रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यानी कि द्रव्यता अनुपात है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात है, सक्रियता या आवर्त अनुपात है, लाभप्रदता अनुपात है। तो ये सारे के सारे आपके अनुपात है, चार के चार आप लिखेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुपातों से पूछा गया, मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपका यूज किया जाता है। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मदों यानी परिचालन गतिविधियों, निवेश गतिविधियों और वित्त पोषण गतिविधियों के तहत एक विशेष अवधि के दौरान एक उद्यम के नकदी प्रवाह यानी अंतर्वाह और बहिर्वाह के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करना है, इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ ए एंटरप्राइज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस हेड्स। ऑपरेटिंग कौन से हेड्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टार लिमिटेड के निम्न लाभ हानि विवरण की एक समान आकार का विवरण जो है बनाना है, यानी कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको बनाना है। यहाँ पे मदद दी गई हैं आपको, जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 20 लाख है, और इसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7 लाख है, और अन्य खर्चे अदर एक्सपेंसेस जो है 3 लाख है, और आपको कर जो है टैक्स रेट जो 40% दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर
इस तरह से हम जो है इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। और मैंने पहले ही बताया है आपको कि कॉमन साइज जो परसेंटेज जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो कैसे निकालते हैं। तो ईच आइटम को लेंगे और उसके अपॉन में जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो वैल्यू है उसको रखते हैं हमेशा, यानी कि 20 लाख बटे 20 लाख, 20 लाख का हमें परसेंटेज निकालना है तो 20 लाख बटे 20 लाख तो 100% आ जाएगा। अब 7 लाख बटे 20 लाख तो 35% आ जाएगा। ऐसे ही 3 लाख बटे 20 लाख तो 15% आ जाएगा। इसी तरह से 10 लाख बटे 20 लाख तो 50% आ जाएगा। इसी तरह से 10 लाख बटे 20 लाख तो 50%, फिर से 4 लाख बटे में 20 लाख तो 20%, और 60 लाख बटे में 20 लाख तो 30%। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसी में आपको ईच आइटम को, हर आइटम को रखते जाना है। और उसके बाद में नीचे जो है आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स जो है आपको शो करना है। तो नेट सेल्स जो आपका 20 लाख है तो 20 लाख सभी के नीचे आएगा, हमेशा आएगा। और बाकी जो है मदे चेंज होती रहेंगी ऊपर, जो जो ईच आइटम है। यहाँ पर जैसे ईच आइटम में पहला ये 20 लाख है, फिर दूसरा जो है आपका, तो हर बार अलग अलग निकालोगे। सेट 1 सेट 2 में करके भी मैंने बताया है आपको, तो उसी तरह से निकालना है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, तो यहाँ परसेंटेज जो आ जाएगी। तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। 11 नंबर है तरलता अनुपात की गणना करनी है, यानी लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे जो कलर किया है मैंने, क्यों किया है ये सभी आपको बता रहा हूँ। पहले हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो जो निकालनी है उसको। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो जो होती है ये होता है आपका, यानी कि तरलता अनुपात जो होता है लिक्विड एसेट यानी तरल संपत्ति बटे में करंट लायबिलिटीज़, यानी कि जो है आपके चालू दायित्व, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको पता है, कई बार मैंने आपको 3-4 सेट आपको करवा दिए हैं, 5वां सेट अंतिम सेट है, उनमें बता रखा है। इसके हिंदी में भी बता रखा है कि हिंदी में क्या बोलते हैं सभी को, तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। तो लिक्विड एसेट्स जो है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में लिक्विड एसेट है, तो लिक्विड एसेट को निकालने के लिए लिक्विड एसेट को जोड़ देंगे। तो लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं, तो हमारा जो है हाथ में कैश, यानी कि आपका ये जो 6,000 है ये लिक्विड एसेट है। देनदार डेबिटर्स ये लिक्विड एसेट है। और आपका जो है विनियोग ये भी आपका लिक्विड एसेट है। और उसके बाद में प्राय बिल जो है ये भी आपका लिक्विड एसेट है। तो लिक्विड एसेट को जिस कलर से मैंने किया है इसी कलर से लिक्विड एसेट्स को यहाँ पे कलर कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे सभी कलर्स को जोड़ दिया है। और आपका जो है 1,11,000 जो है आपका लिक्विड एसेट आ रहा है। अब करंट लाइबिलिटीज़ जो है देखते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में आपका क्रेडिटर्स हो गया और बैंक अधिवर्ष हो गया। तो इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000। अब हम जो है लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला हमारे पास ऊपर था इसमें रख देंगे। तो 1,11,000 बटे में 50,000 जो हमारा ये आया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में 2.2 जो है हमारा 22 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 12वां नंबर, एक कंपनी के पास जो है 2,60,000 की चालू संपत्तियां थी, 1,10,000 के चालू दायित्व थे, यानी कि इसमें चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दे दिया है। और उसके बाद में उसने क्या है, इसके पश्चात इसने 40,000 रुपये का माल रवि से क्रय किया। तो देखिए रवि से जो क्रय कर रहा है तो ये आपके दो चीज़ों में जाएगा, एक तो स्टॉक में और एक क्रेडिटर्स में, क्योंकि आपका ये क्रय किया गया है, ठीक है। तो हम इसको पहले तो हमारे को क्या करंट एसेट दे रखा है, करंट लाइबिलिटी से, यानी कि चालू संपत्ति चालू दायित्व दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, और टू क्रेडिटर्स जो है दे रखा है। स्टॉक जो है आपका ये आपका परचेज गुड्स है आपका, स्टॉक 40,000 का, और टू क्रेडिटर्स क्योंकि ये रवि से जो है फ्रॉम रवि, ठीक है ना, ये क्या किया है, परचेज किया गया है। तो ये आपका जो है ये कितना आ गया स्टॉक क्रेडिटर्स में 40,000। तो ये दोनों में ही ये लागू होगा, ठीक है। अब इन सभी को हम फॉर्मूले में रखेंगे। करंट रेशो यानी चालू अनुपात करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्ति प्लस में स्टॉक बटे में आपका करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व प्लस में क्रेडिटर्स जो है हो जाएगा। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू रखेंगे 2,60,000, कर स्टॉक हमारे पास 40 है, 40 रख दिया। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ जो है ये हमारे पास 1,10 है। और उसके बाद में आपका क्रेडिटर्स जो है नीचे हमने कितना लिखना है 40,000, तो 40,000 ये भी लिख दिया। तो इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो आ जाएगी 3 लाख, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 गुना यानी 2 टाइम्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विवरणों से जो है विनियोग संबंध क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दे रखा है फिक्स एसेट्स ऑफ बिगिनिंग ईयर दे रखा है और फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, दो ही मदे दे रखी है आपको। और इसी से निकालना है तो हमें दो टेबल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक तो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेंट्रीज एक्टिविटी और एक फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स आप लिख दोगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना है आपको दिया, कितना गया है, तो इसमें से आपका इसका माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और अमाउंट जो है आपका कितना आ जाएगा, कैश यूज इन इन्वेंट्री जो है 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आपका क्या है,
फिक्स एसेट का अकाउंट जो है वो भी खोल देंगे। तो यहाँ पर्टिकुलर्स जो है आपको 2 लाख दे रखा है, और यहाँ पर जो है आपको जो बैलेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 लाख। तो ये हमारा 3 लाख, तो टोटल जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये इस टेबल को, दोनों टेबल को बनाओगे नहीं तो नंबर जो है आधे ही मिलेंगे आपको। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको विवरण दे रखा है, समता पूंजी दे रखी है, ऋणों का शोधन दे रखा है। और देखिए इसमें एक चीज़ आप देखोगे कि जो यहाँ पे अगर डेबिनेचर देता तो ये 2020 में जो है आपका 10,000 माना जाता, लेकिन 2019 में इसने डैश डैश दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, रिडम्पशन जो है इसने उल्टा दिखा दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे आनी चाहिए, और ये जो खाली स्थान है वो यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। तो इसको आप करेक्ट करोगे, आप ये वाली वैल्यू जो है इधर लेके जाओगे और यहाँ पे आप ब्लैंक दिखा दोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मानोगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको, तो तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का वो बना देते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो है प्रोसीड फ्रॉम इशू इक्विटी कितना है हमारे पास, यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 50,000, 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 50,000 जो आ जाएगा। तो 50,000 हमने ये लिख दिया। रिडम्पशन ऑफ डेबिनिचर जो दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, रिडम्पशन किया है इसने 2019 में दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे ये खाली रहेगा, इस जगह पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 10,000, और उसके बाद में आपको दूसरा जो अमाउंट दे रखा है समतांश से लाभांश पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 20। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी कि ये 50 है, इसमें से 30 माइनस किया आपने तो ये 20 आ गया, और ऑलरेडी 20 इधर है आपका। तो कैश फ्लो फ्रॉम द एक्टिविटीज़ कितनी आ गई, 20। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो भी आपके यहाँ पे हिंदी लिखे हैं उसको आप हिंदी वर्जन में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे हिंदी में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनुपातों से तुलनात्मक आय विवरण तैयार करना है। तो यहाँ पे 2019 और 2020 का जो है आपको डाटा दे रखा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपको सेट 1 या सेट 2 में भी दिया गया था, बस उसमें केवल एक चीज़ चेंज थी कि आपका ये 50% जो है दोनों तरफ 50% था, यानी कि इसमें भी 50, इसमें भी 50। और यहाँ पर जो है आपका ये 60 है ना, तो यहाँ पर जो है आपका जो है शायद अदर एक्सपेंसेस में चेंजेस था, आप देख लेना। लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं, जो भी है यहाँ पर जो है टोटल हम यहाँ पर वही टेबल बना रहे हैं पूरा का पूरा 2019-20 के लिए। एब्सोल्यूट चेंज तो आपको अच्छी तरह से पता है, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है। तो आपको जो है इस वाले में से ये जो माइनस हो जाएगा ये एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा इसका। ये 10 में से 5 गया तो 5 इसका चेंज आ गया, और 4 10 में से 3 5 गया तो इसका चेंज आ गया। इसी तरह से सारे चेंज हम लिखते गए। ठीक है, यहाँ 75 आया और यहाँ 50 है, तो एब्सोल्यूट चेंज 25 का हुआ। ठीक है, इस तरह से अब हमारा 60% जो है ये किसके लिए है, 2019 के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 2019 में 60% है, तो हमें जो है 1,25,000 का 60% निकालेंगे तो 75 आ जाएगा, और 50% जो है हम इसका निकालेंगे 1.5 लाख का, तो 75 आ जाएगा इसका भी। और यहाँ पे देखेंगे हमारा चेंज कितना हुआ, तो 125 में से आपका 50 हुआ, और 150 में से 75 गया तो आपका 75 रहा। तो ये आपका जो है चेंज हुआ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको मैंने पहले भी समझाया है आपको, 19 का 20 की मदद, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, वही चीज़ें इसमें लिखनी है आपको। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो भी आपको दे रखा है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है पुट अप कर देनी है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर जो भी है आपको वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ मैंने जो है बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 20 दे रखा है, और यहाँ पे जो है हमने 3 लिख दिया, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ एक बाई मिस्टेक रह गई है। अब आपको वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चेंज कर लेना। बाकी सारी चीज़ें हमने चेंज करी है, 160 है, 160 भी है, उसके बाद में आपका 40 है तो यहाँ 40 भी है। इसी तरह से आपका यहाँ पे 60 है, तो ये भी आपका 60 ही दिया है हमने। और यहाँ पर जो है आपका 2 है तो 2 ही दिया है, सब कुछ सही दिया है हमने, 2 दिया है यहाँ पे। और जो है आपका 4 है स्टार्टिंग में, तो हमने 4 भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको 3 20 करना है, यहाँ पर जो है ये चेंज आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर टेबल में इसको चेंज कर लेना। ठीक है, ये सिंपल सा एक चीज़ है जो चेंज करोगे, ये चेंज करोगे तो आपकी ये वैल्यू भी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप बाद में कमेंट ना करें, इसको करेक्ट कर लें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। और एब्सोल्यूट चेंज जो है मैंने बता दिया कैसे निकालना है, ओरिजिनल फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं ये बटे में आएंगी। ठीक है, और एब्सोल्यूट जो चेंज है इसके बटे में ये फिगर आएगी, यानी कि सपोज करिए कि मैंने अभी यहाँ पे 3 20 लिख देता, तो यहाँ पे 40 तो 80 आता, तो 80 अपॉन में 320 आता है यहाँ पे, 80 अपॉन में 320, क्योंकि यहाँ 3 20 है ना, ये 3 20 लिखेंगे यहाँ पे, केवल एक चेंज आपको करना है, यहाँ पे 3 20 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा डाटा में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, निम्न सूचनाओं से समान आकार का आय विवरण बताना है। तो 2019 का है और 2020 के डाटा दे रखे हैं और हमें जो है इसका सामान्य आकार यानी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज रेवेन्यू दोनों निकाल देंगे, 2019 2020 का, 2019 2020 का। और ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही जो है आपका ईच आइटम ऑफ द इनकम एक्सपेंसेस लेना है, तो 12,000 बटे में 12 ले लेंगे तो आपका 100% आ जाएगा 2019 में। इसी तरह से 2020 का 16,000 बटे में 16,000 ले लेंगे तो आपका ये 100% आ जाएगा। अब आपका जो है तीन, 3 बटे में आपका टोटल कितना है 12, तो 3 का 12% कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 25%, ठीक है ना। और इसके बाद में 16 का 40 आएगा तो वो आ जाएगा 25%। इसी तरह से आपका 12 का 4 जो है ये आ जाएगा 33.33% का अप्रॉक्सीमेटली। और ये 16 का जो है 6 आ जाएगा आपका 37.5%। तो आप इनके सभी के अपॉन में ये वाली वैल्यूज़ जो है ये करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिस फॉर्मूले में लिखा है उसको तो नीचे रखना है और बाकी ईच आइटम को जो है आपको ऊपर रखते जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको दूसरा 7वां 8वां क्वेश्चन बताया था उसमें भी यही चीज़ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा का पूरा टेबल आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। 4 सेट्स में मैं बहुत तरीके से बता चुका हूँ, अभी आपका आज 5वां सेट है और अंतिम सेट है। इसमें निम्न से सकल अनुपात की गणना करनी है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है आपको बताना है। तो सकल अनुपात जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होती है, ये आपका जो क्या होता है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस इनटू 100, ठीक है। यानी कि सकल लाभ बटे में संचालन से आए इनटू 100। अब देखिए नेट परचेज जो है वो निकालेंगे। सबसे पहले नेट परचेज यानी कि आपका कितना हो जाएगा नेट परचेज। तो देखिए नेट परचेज जो, क्यों नेट परचेज निकालेंगे, क्योंकि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यों निकालेंगे नेट परचेज, क्योंकि नेट परचेज जो है हमारे फॉर्मूले में यूज़ होगा। तो हमने नेट परचेज हमारे पास दे रखा है कि 15 है और आपका 20 है। तो यहाँ पर जो 20 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखिए 20 तो दे रखा है आपको परचेज रिटर्न, और आपको आगे की वैल्यूज़ जो है 150 दे रखी है, ठीक है, ये दोनों दे रखी है। तो आप जो है माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 130, ठीक है, नेट परचेज। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप निकालोगे तो रेवेन्यू माइनस ऑपरेशंस प्लस में नेट परचेज, और फिर आपका वेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारा फॉर्मूले में आएगा आपका। इस फॉर्मूले में जो रेवेन्यू है उसकी वैल्यू रखी हमने, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू रखी, और नेट परचेज अभी अभी हमने निकाला जो 1,30,000 इसको डाल दिया प्लस में, माइनस प्लस में फिर वेजेस है, फिर वेजेस को डाला, फिर माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को डाला। तो ये सारी वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो आ गई 1,00,000, ठीक है। अब इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जो है रख देना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जो अभी बताया था मैंने आपको, सकल लाभ अभी अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, सकल लाभ निकाला है, सकल लाभ आया 1,00,000, तो 1,00,000 रखा हमने ऊपर। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस जो है हमारे पास कितना दे रखा है 2,50,000, तो 1,00,000 बटे में 2,50,000 इंटू में 100, तो ये हमारे पास 40% जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। निम्न विवरणों से स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करनी है आपको। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जो यानी कि आपका स्कंद आवर्त अनुपात जो होता है ये वाला, इसका फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, जिसको सीजीएस बोलते हैं, ये आपका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 65, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो है फिर परचेज जो दिया गया है 340, तो परचेज आप 340 ले लेंगे। और उसके बाद में आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50 दे रखा है, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। इसको रखेंगे तो सीजीएस यानी कि ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स जो है वो निकल जाएगी, वो निकल जाएगा 3,55,000। तो हमारे पास सीजीएस निकल गया। अब एवरेज स्टॉक जो है वो निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2 होता है। तो एवरेज ओपनिंग स्टॉक हमारा 65 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 50 है, अपॉन में 2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57,500। अब जब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे ऊपर, तो 3,55,000 हमने पहले निकाला था और अपॉन में आपका 57,500 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.17 टाइम्स, यानी कि गुना, ठीक है, 6.17 गुना। ये आ गया, गुण लिखा है ना, इसको गुणा कर लेना, यहाँ पे गुणा कर लेना। तो गुणा गुणा लिखना है, मतलब इतने टाइम्स हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका 19वां क्वेश्चन है, काफ़ी हैवी क्वेश्चन है ये। और इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना है कि आपके कौन से चीज़ें जो है, अच्छा एक चीज़ और है आपके यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, पहले मैं बता देता हूँ कि मिस्टेक क्या है इसमें।
इसमें आपको जो है एक क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, उसको ही बता देता हूँ। इस चीज़ को ज़रूर नोट करें, ध्यान दें आप। जो है आपका 500 जो दे रखा है वो बहुत एक मिस्टेक दे रखी है आपके क्वेश्चन में। मैंने बता दिया था पहले भी और अभी भी बताऊंगा मैं आपको। तो एक तो मिस्टेक आपको मैंने ये बताई कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये इधर आएगी, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक बताई और एक मिस्टेक और है आपकी जो मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसको करेक्ट कर लेना, 320 दे रखा है और हमने बाई मिस्टेक जो है इसको 3 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, एक दो चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पर ये अनुपात चेंज हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है आपके, जो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये रहा यहाँ पर जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें देखिए 250 और लास्ट में 2 दे रखा है। तो ये 2 आप लेकर के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ये ज़ीरो है, एक्चुअली ये मिस्टेक है। यहाँ पे ऐसा कभी भी डाटा अकाउंटेंसी में नहीं दिया जाता। तो ये एक डाटा जो है हमने इसको ज़ीरो लेके किया है, 250 ट्रिपल ज़ीरो लिया है, तो 250 ट्रिपल ज़ीरो ही लेकर के काम करना है। अगर आप 2 लेते हो तो फिर आपको बहुत सारे जो हैं यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे मिस्टेक आपको कायम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है 17 नंबर में, और एक आपका ऊपर वाला मिस्टेक बता दिया मैंने। और 18 नंबर जो क्वेश्चन है मैंने इसमें बता दिया टर्नओवर इन्वेंट्री रेशियो के लिए निकालने का तरीका, कि ओपनिंग स्टॉक और निकाल करके और सब हम डाल करके जो है अपॉन में करेंगे तो 6.17 गुना आ जाएगा, टाइम्स आ जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी दिया है, तो आपको जब इनको क्वेश्चंस को करना है तो वर्किंग नोट अगर बनाते हो तो 1.5 घंटे में पेपर कभी भी नहीं होगा। तो आपको जो है पेपर को उसी हिसाब से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ये सारे सारे डाटास आपको दे रखे हैं 2021-22 के। इसी तरह से ये भी एसेट्स भी दे रखा है, यहाँ पे आपको जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है और यहाँ पे एसेट्स दे रखा है, ठीक है। अब देखिए प्रिपेयरिंग करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें पहली वैल्यू जो है आएगी आपकी, यहाँ पे हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटीज़। तो इसमें आपका नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो है आपको देखोगे तो 11 और आपका जो है 2 लाख। तो आप देखोगे तो आपका नेट लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर देखिए रिवर्स एंड सरप्लस जो है ये आपका 2 and 110 है, ठीक है ना। तो इसमें से आप जब इसको माइनस करोगे तो आपको जो है कितना आ रहा है, और जितने भी पीले कलर में हैं यानी कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेगेटिव है, आप ब्रैकेट में इसको शो कर देना, क्योंकि आप शो करते हो तो ब्रैकेट में शो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस एक्टिविटी में पहला जो हेड आएगा हमारा नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो इस ईयर में हमारा नेट लॉस कितना हुआ, तो 110 माइनस 2 लाख, क्योंकि ऊपर दे रखा है आपको सरप्लस जो है 110 और 2 लाख। तो हमारा 2022 का 110 है और 2021 में कितना था 2। तो आप देख रहे हो कि 21 में जो था उससे कम हो गया, 2022 में तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम लॉस शो कर देंगे। इसके बाद में आपका हम जो है ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपका जो है, और लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कि ये आ जाएगा टोटल इतनी ही वैल्यू, क्योंकि ये तो आपका नील ही आएगा, ठीक है। ये तो आपका है नहीं, नॉन चेंजेस है, तो लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो है इसी में हमें सब कुछ कर देना है, वर्किंग नोट की जगह हम डायरेक्ट इसी में लिख रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। अगर आप वर्किंग नोट डालोगे तो इसी क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाना है, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। इसके बाद में जो है आपका ऐड करना है डिक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ कितना हो रहा है, तो आपका जो है आप ऊपर देखोगे वैल्यू तो आपका 6 और 7 है, तो डिक्रीज़ कितना हुआ 10 का हुआ, तो ये डिक्रीज़ हुआ आपका। इसके बाद में है इंक्रीज़ इन ट्रेड रिवर्सिबल्स, तो आपका 32,000 और 40,000 दे रखा है, तो 8,000 का डिक्रीज़ हुआ आपका, तो ये भी नेगेटिव है आपका। और डिक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स जो है आपका 30 और 25 है, तो 5,000 का फिर से डिक्रीज़ हुआ आपका, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है, डिक्रीज। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो 93 हो गई। क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं, कैश यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितनी आई हमारे पास, तो 93 आ गई। अब हमारे पास जो है दूसरा जो है कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कि प्रोसीड्स जो है आपके सेल्स से जो कितनी आएगी, तो वो देखते हैं हम। यहाँ पे आ रही है आपके 80 और 110 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 8 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 80 माइनस, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका 11 ये है और 8 आपका ये है, तो यहाँ पे आ गया 3। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं आपकी वैल्यूज़ जो है
11 और 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स है मशीनरी से, तो यहाँ पर जो आपका कितना आ गया, ये आ गया आपके पास मशीनरी का है 3 लाख, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल 3। क्लियर हुआ यहाँ पे, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ कितना आ गया, 3 लाख। अब इसके बाद में थर्ड वाले में हम निकाल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा आपका, तो बाई बैक जो है रिडम्पशन ऑफ द शेयर्स कैपिटल्स कितना आएगा आपका, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर देख लेते हैं 7/6 का। तो 7/6 जो है हमारा उसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 7/6, ये रहा शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसमें से आपका देखिए 21 में 7 था और 22 में क्या हो गया, 6 हो गया, कम हो रहा है। तो हमारा फिर से ये नेगेटिव जा रहा है, तो हमारे पास ये आ गया 1 लाख, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ये नेगेटिव में है। इसके बाद में रीपेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो था वो भी हम देखेंगे, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 और 2 का। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 1 लाख का, जो कि ये भी नेगेटिव आ रहा है। देखेंगे हम रिडम्पशन ऑफ बोरोइंग 3 और 2 का, तो इसमें भी आपका नेगेटिव आ रहा है। तो जो आप देखोगे 3/2 का रिडम्पशन है जो बोरोइंग्स का, वो हमारे पास जब आ रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो ये आपका जो कि क्योंकि इसमें कितना था, 21 में 3 था और 22 में क्या हो गया, 2 हो गया, फिर से ये नेगेटिव जा रहा है। तो इसको नेगेटिव फिर से हम करेंगे, तो जितने मैंने येलो कलर किए हैं सारे नेगेटिव शो कर रहे हैं, आप इनको ब्रैकेट में शो कर लोगे और यहीं पर वर्किंग नोट आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो ये आपका ये आ गया। पहले हमारे पास जो है ये वैल्यू थी जो आपके रिडम्पशन से मिली थी शेयर कैपिटल से, और जो दूसरी वैल्यू मिली हमारे को बोरोइंग से, और टोटल कितना हो गया, ये 2 लाख। तो ये हमारे पास टोटल जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो कितनी आ गई, 2। इसके बाद में आपका नेट इंक्रीज इन द कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्लस कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को प्लस कर लोगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से हैं आपके, देखिए फर्स्ट आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला, इसका कितने वैल्यू है, ये रही, और सेकंड कितना है, ये रही, और थर्ड कितना है, ये रही। तो ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ को हम जो है कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एक तो आ गया 9300 और 3 और 2, ठीक है। तो इन सभी को जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद में लास्ट जो है हमारा ये आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है आपका, तो ये 280 दे रखा है हमारे को, 280 दे रखा है, ठीक है। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट्स 280 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका जो है 35 दे रखा है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, तो ये हमारे पास 35 जो है आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो ये आपका 7 और आपका ये 7,000 है, ये 28,000 है, टोटल कितना अपना 30 आ रहा है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो है आपकी सारी वैल्यूज़ जो है हमने कंप्लीट कर ली। होप कि आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने तैयारी भी बढ़िया कर ली होगी। अब तक आपके पांचों सेट मैंने करवा दिए हैं, और कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट करना। बाकी आपके सारे सेट्स जो है कंप्लीट करा दिए। ये पूरा सॉल्यूशंस जो है आप आराम से वीडियो को पॉज करके और आराम से देख सकते हैं, एक बार समझ लेंगे। एक बार जब कॉपी में राइट अप करेंगे तो ये सारा सॉल्यूशंस आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हर चीज़ जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना आसान नहीं होता कि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी मैंने पूरे सॉल्यूशंस आपको बता दिए, कैसे कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे आई है, हर चीज़ लिखी गई है बाकायदा, और पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन सी चीज़ कितनी आएगी, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, सब कुछ जो है आपको बताई दी गई है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें और दूसरे सब्जेक्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।